रहे हैं वो we will see कि how second अच्छा आज का जो ट्रांजैक्शन है ना दिस इज अबाउट अकाउंटिंग क्वेश्चन, लेकिन हम स्पेसिफिकली इसमें देखेंगे कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं और जो ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेसेस हैं उसकी अगर हम ट्रांजैक्शंस को देखें तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा आपकी उसके ऊपर बिजनेस इक्वेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम ये जो डिफरेंस है वो ड्रॉ करके देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस एंड अ ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस क्या होता है कि दिस इज बेसिकली an entity that drives its product for the sale and thereby revenue to the direct manufacturer of those products। ठीक है, नीचे आपको फिगर जो पिक्चर है वो इसको सिग्निफाई कर रही है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेसेस ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो चीजें बनाकर बेच रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज में चीजें तैयार हो रही होती हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा होता है फिनिश गुड्स में। तो ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो चीजें तैयार करके रॉ मटेरियल पे काम करके उसको तैयार करके फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको जो है वो सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेसेस। सेकंड है, सॉरी दिस इज नॉट सर्विसेज कंसर्न, ये है आपके ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेसेस। ठीक है, तो सेकंड है, सेकंड आर द ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेसेस। सर्विसेज नहीं है, ये ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेसेस हैं। Trading concern is an entity that drives its product for the sale, thereby the revenue through the purchasing product for sale from other producers and manufacturer for the resale to the customer base। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेसेस की एग्जांपल नीचे इमेज इसको सिग्निफाई कर रहा है कि आप कोई भी चीज बना के नहीं बेचते, आप बनी बनाई चीजें लोगों से लेते हैं, ट्रेडर से, प्रोड्यूसर से लेते हैं, मैन्युफैक्चरर से लेते हैं और फिर आप उसको जो है वो सेल कर रहे होते हैं। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड अ ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेसेस। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि एक मेजर डिफरेंस क्या होना चाहिए कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या ट्रेडिंग कंसर्न की बात करते हैं और फिर हम सर्विसेज कंसर्न बिजनेसेस की बात करते हैं, तो उसमें एक मेजर डिफरेंस आपको क्या नजर आता है कि क्या डिफरेंस होता है? कोई भी बता दे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में और ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेसेस में, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज कंसर्न बिजनेसेस में आपको एक बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या नजर आता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कंसर्न बिजनेस? एनीवन सर ऑफ यू क्या मैन्युफैक्चरिंग अपना? में तो ये होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में चीजों को बनाते हैं, जी और सर्विसिंग में ये होता है कि हम सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम कुछ चीज बनाते नहीं है, कुछ नहीं करते। जी, तो इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेसेस हैं या ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेसेस हैं उसमें आपको एक मेजर चीज नजर आ रही होगी कि प्रोडक्ट तैयार हो रही है। जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो तैयार होती है, आपको टेंजिबल चीजें नजर आ रही होती है कि ये चीज है जो मैंने बेचनी है, ये चीज मैंने तैयार की है। सर्विसेज कंसर्न में इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में भी जहां पे तैयारी शारी हो रही है चीजों की, तो आपको नजर आ रहा है कि ये कपड़े के ऊपर काम कर रहा है, इसकी एक आउटपुट निकलेगी, ये तैयार होके इसको सेल किया जाएगा। इसी तरह ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेसेस में भी आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो नजर आ रही होती हैं, जबकि जो सर्विसेज कंसर्न बिजनेसेस हैं उसमें आपको प्रोडक्ट्स नजर नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि सर्विसेज कंसर्न, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो या सर्विसेज ट्रेडिंग कंसर्न हो, इन दोनों ही बिजनेसेस के अंदर, इन दोनों ही बिजनेसेस के अंदर आपको गुड्स नजर आते हैं। तो गुड्स क्या होते हैं? एक गुड्स ऐसी चीजों को कहते हैं कि जो हम आगे रीसेल करने के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पर आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि जो शर्ट्स आपको नजर आ रही है, जो गारमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये चूंकि इसने आगे सेल करने के लिए रखे हुए हैं तो इस वजह से हम इसको गुड्स कहेंगे। ठीक है, तो गुड्स आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेसेस में या ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेसेस में गुड्स नजर आएंगे, और जो सर्विसेज कंसर्न बिजनेसेस हैं वहां पे आपको गुड्स नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे गुड्स जो आपने अभी बेचे नहीं होते,
जो आपके पास पड़े हुए हैं बेचने के लिए अभी तैयार हैं, जो बेचे नहीं है, जो आपको सामने नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन गुड्स को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है कि जो गुड्स आपने अभी बेचे नहीं है उनको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। एग्जैक्टली ये किसने बोला है? इन्वेंट्री। एग्जैक्टली। सो दीज आर बेसिकली, इनको हम कहते हैं इन्वेंट्री कहते हैं या स्टॉक। स्टॉक या इन्वेंट्री दोनों हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। सो द स्टॉक्स और इन्वेंट्री ये तमाम वो गुड्स होते हैं कि जो अभी हमने बेचे नहीं होते लेकिन बिकने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। और जब वो बिक जाते हैं तो तब हम उनको क्या कहते हैं? जब बिक जाते हैं तब हम उनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमने सेल्स कर ली है, ठीक है। वही गुड्स जब हम बेच देते हैं तो उनको हम कहते हैं कि हमने सेल्स कर ली है, वी हैव सोल्ड। बॉयज में से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता, आप लोग पढ़ने के लिए नहीं आते हो। नेक्स्ट, लेट्स एनालाइज देयर ट्रांजैक्शंस एंड देयर इंपैक्ट ऑन अकाउंटिंग क्वेश्चन। यानी अब हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेसेस की ट्रांजैक्शंस की और ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेसेस की ट्रांजैक्शन की, और फिर हम उसका इंपैक्ट देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्या आता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन आप लोग फेमिलियर हो, आपने असाइनमेंट भी की है। मिस्टर नवीद स्टार्टेड बिजनेस विद द नेम ऑफ एबीसी कंपनी विद 5 लाख रुपीस। इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? अकाउंटिंग क्वेश्चन में कौन कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे? एनीवन? कैश और कैपिटल। एग्जैक्टली। नंबर 1 कैश, नंबर 2 कैपिटल। आफाक आप मुझे बताएं कि कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इसमें बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज किसने कहा है? सर इंक्रीज हुआ क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया ना। आफाक है यहाँ पे? यस सर। ज्वाइन तो किया था उसने। हाँ, तो आप बताएं कि कैश इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ? आपकी मुझे असाइनमेंट भी नहीं मिली अभी। इंक्रीज हुआ है सर, वो असाइनमेंट में आज मिल जाएगी। आज मिल जाएगी, लेकिन लेट सबमिशन के साथ आपके नंबर कटेंगे। 5 बजे तक सेंड करनी है तो कर दो, 5 बजे के बाद मैंने चेक नहीं करने। आपके 2 नंबर ऑलरेडी कट चुके हुए हैं क्योंकि आप लेट हो गए हो। तो आप मुझे 5 बजे से पहले कर दो, उसके बाद मैंने चेक नहीं करनी किसी की भी। अच्छा, कैश इंक्रीज हुआ और कैपिटल। अब हम ट्रांजैक्शन इसको देखते हैं। आपकी जो ये है ना अकाउंटिंग क्वेश्चन, अकाउंटिंग क्वेश्चन पे देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आएगा। यहाँ पे देखें तो कैश 5 लाख से इंक्रीज हुआ और जो कैपिटल है वो भी 5 लाख से इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो होगा आपका, सॉरी 1,90,000 नहीं है ये, इसका बैलेंस हो जाएगा 5 लाख और जो कैश का बैलेंस है वो भी 5 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेकंड जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख ऑन कैश, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज कि आपका जो बिल्डिंग है वो आपने परचेज की है, तो बिल्डिंग आपकी ऐड होगी ट्रांजैक्शन नंबर 2 में 2 लाख से, और चूंकि आपने कैश पे किया है तो रेड लाइन आपका, आपकी रेड जो फिगर है वो डिनोट करिए कि ये माइनस हुआ। अच्छा याद रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपने माइनस की फिगर लगानी है ना अपनी अकाउंटिंग के अंदर, तो उसमें आपने ब्रैकेट का यूज करना है, आपने माइनस साइन का यूज नहीं करना। तो ब्रैकेट साइन का मतलब ये है कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बिल्डिंग जो है वो आपकी इंक्रीज हुई है 2 लाख से और जो कैश है वो डिक्रीज हुआ है वो 2 लाख से। तो अब आपका जो कैश का बैलेंस हो गया वो 3 लाख, बिल्डिंग का बैलेंस हो गया 2 लाख और कैपिटल का बैलेंस आपका 5 लाख ही होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर 30,000। इसके लिए मुझे मरियम जो है दूसरी, क्या नाम है, मरियम खुर्रम है और सेकंड वन वाज मरियम अफजल। मरियम अफजल अपना माइक ओपन करें, मुझे बताएं कि इसमें कौन से 2 अकाउंट्स हैं जो इफेक्ट हुए हैं। परचेज फर्नीचर फॉर ₹30,000। अच्छा, अगर आपको बताया ना हो कि कैश पे या क्रेडिट पे है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आपने कैश पे ही किए। अब बताएं मुझे कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं इसमें। सर कैश जी, नंबर 1 कैश, फर्नीचर नंबर 2 प्लस होगा ना तो कैश में माइनस हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो आपकी नेक्स्ट 2 अकाउंट्स हैं आपके, एक है जी फर्नीचर, हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फर्नीचर जो है वो एक तो 30,000 आपने उसके लिए पे किया, तो कैश में से 30,000 आपके निकल जाएंगे और फर्नीचर उसकी जगह आपके बिजनेस में आ गया है, तो फर्नीचर जो है वो 30,000 आपका फर्नीचर का
जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जो कैश का बैलेंस है वो होगा 3 लाख माइनस 30,000 दैट इज इक्वल टू 2,70,000 और जो बिल्डिंग का वैसी बैलेंस आ जाएगा क्योंकि बिल्डिंग आपकी मजीद इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुई और फर्नीचर का बैलेंस आपका 30,000 और उस साइड पे जो कैपिटल का बैलेंस है वो 5 लाख होगा। अभी जो ट्रांजेक्शन मैं इसीलिए गो थ्रू कर रहा हूँ तेजी से क्योंकि ये ट्रांजेक्शन मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दी है। नाउ ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ट्रांजेक्शन नंबर 4, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो ट्रांजैक्शन है जो कि इसको सर्विसेज कंसर्न बिजनेस से डिफरेंशिएट कर रही है। ठीक है, अब सर्विसेज कंसर्न बिजनेस में आप कोई गुड्स परचेज नहीं कर रहे, यानी आप कोई ऐसी चीज परचेज नहीं कर रहे कि जिसको आपने आगे बेचना है, क्योंकि सर्विसेज कंसर्न बिजनेसेस में तो आप अपनी खिदमत दे रहे होते हैं ना। सो ट्रांजैक्शन नंबर 4 को गौर से देखना। ही परचेज, ही कौन? जो बिजनेस का ओनर है। परचेज गुड्स यानी शूज उसने खरीदे हैं फॉर ₹1,50,000 टू स्टॉक अप द बिजनेस। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि उसने गुड्स परचेज किए 1,50,000 के बिजनेस के अंदर उसको स्टॉक करने के लिए। तो कौन कौन से 2 अकाउंट्स हैं जो इफेक्ट हो सकते हैं? ठीक है, ये कैश पे किया है उसने। जैन, 2 अकाउंट्स कौन से इफेक्ट हुए हैं इसमें? तुक्का लगा दें। कैश हो गया जी, ना। एक तो कैश होगा क्योंकि उसने परचेज किए हैं तो उसने पैसे दिए हैं उसको 1,50,000 के, तो कैश आपका डिक्रीज होगा 1,50,000 से। सेकंड स्टॉक अप टू बिजनेस। एग्जैक्टली, स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री या स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जो इन्वेंट्री है वो ऐड की इसके अंदर और यहाँ पे देखे कि इन्वेंट्री जो है वो ऐड की आपने। नेक्स्ट इज के जो कैश है वो 1,50,000 ट्रांजैक्शन नंबर 4 में आपने पे किया, उसके बदले में क्या हुआ कि जो इन्वेंट्री है 1,50,000 की वो आपके बिजनेस में प्लस होगी या आ गई आपके बिजनेस में। नाउ यू हैव, ये माइनस नहीं है बेसिकली, गलती से हुआ है, ये प्लस साइन है। नाउ यू हैव कैश का जो बैलेंस है वो 2,70,000 था पहले, उसमें से 1,50,000 माइनस किए तो आंसर क्या आया? कैलकुलेटर अपने पास रखें। कासिम, आंसर क्या होगा इसका? 2,70,000 माइनस 1,50,000 दैट इज इक्वल टू 1,20,000। बिल्डिंग के बैलेंस 2 लाख ही रहेगा, फर्नीचर का बैलेंस हो गया 30,000, इन्वेंट्री का बैलेंस 1,50,000 ऐड करने के बाद 1,50,000 हो गया और जो कैपिटल का बैलेंस है वो है 5 लाख। ठीक है, वो वैसे ही रहेगा आपका। नेक्स्ट इज कि अगली जो ट्रांजैक्शन है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, ये आपके पास पेपर में आती हैं ऐसी ट्रांजैक्शंस, तो गौर से सुनना। अब आपने मुझे बताना है, मुझे गाइड करना है इस पे कि जो ट्रांजैक्शन है इसमें क्या क्या चेंजिंग्स आएंगी। नंबर 1, he sold goods costing 60,000 for 80,000 कैश। वो जो गुड्स उसने खरीदे थे ना 1,50,000 के, उसमें से 60,000 के जो गुड्स हैं वो निकाले उसने और उसको बेच दिया 80,000 पे। क्यों बेचा? जाहिर है अब उसने बेचा क्योंकि उसने 60,000 के जो गुड्स थे उसने खरीदे हुए 60,000 के थे, बेच तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा प्राइस के बेचेगा ना, तो फिर ही उसको मुनाफा होगा। तो यहाँ पे उसने जो कस्टमर है उसको 80,000 के बेच दिए। ठीक है, और 80,000 का जो कैश है वो उसके बिजनेस में ऐड हो गया। ठीक है, जो कैश है वो 80,000 से इंक्रीज हो गया। सेकंड इज कि उस गुड्स की जो कीमत थी वो थी 60,000, तो 60,000 की जो इन्वेंट्री है, 60,000 की जो इन्वेंट्री है आपकी, जो स्टॉक है वो डिक्रीज होगा। पहले नंबर पे जो कैश है वो 80,000 का उस बिजनेस में आएगा क्योंकि उसने कस्टमर को 80,000 के बेचे हैं, तो 80,000 कस्टमर उसको पे करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी इन्वेंट्री में से बेची है, तो इन्वेंट्री में से 1.5 लाख की इन्वेंट्री थी, 60,000 की इन्वेंट्री उसमें से माइनस हो जाएगी। जो रिमेनिंग 20,000 है उसका क्या करेंगे आप? कोई बता सकता है कि 80,000 के उसने बेचे हैं, 60,000 की उसको कॉस्ट करी थी, तो जो 20,000 है वो क्या होगा? What would be the what would be कैपिटल में जाएंगे। क्यों?
क्यों जाएंगे कैपिटल? क्योंकि क्यों सर जाएंगे? 20,000 उसके पास आए हैं। 20,000 एक्स्ट्रा आए हैं उसके पास, ठीक है। तो यस ये जो 20,000 है ना, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। सेल आपने की है, जो सेल आपने की है ना वो 80,000 की है, उसकी उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 60,000। सेल्स में से जब कॉस्ट को माइनस करते हैं ना, सेल्स लेस कॉस्ट, तो जो रिमेनिंग फिगर है ना वो प्रॉफिट की सूरत में होती है, ठीक है। अगर तो ये नेगेटिव हो ना तो इसको हम लॉस कहते हैं। प्रॉफिट जो है वो आपका, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। पहली चीज कि 60,000, ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 है कि 60,000 की जो इन्वेंट्री है वो आपकी 60,000 की माइनस हो गई, ठीक है। नंबर 2, 80,000 का जो कैश है वो आपको रिसीव हो गया। नंबर 3, जो 20,000 ग्रीन फिगर में नजर आ रही है वो आपको प्रॉफिट की सूरत में कैपिटल के अंदर ऐड हो गया, ठीक है। नाउ इसके जो बैलेंसेस हैं वो देखते हैं कि 2 लाख बैलेंस कैश का हो गया, बिल्डिंग का 2 लाख ही रहेगा, फर्नीचर का 30,000 रहेगा, इन्वेंट्री का जो बैलेंस है वो डिक्रीज होगा कि इन्वेंट्री पहले 1.5 लाख की थी, उसमें से 60,000 की चली गई। नाउ यू हैव 90,000 ऑफ इन्वेंट्री लेफ्ट। और यहाँ पे कैपिटल में पहले 5 लाख का कैपिटल था, 20,000 इसमें ऐड हुआ तो कैपिटल इसका हो गया 5 लाख एंड 20,000। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन नंबर 6, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 से बिल्कुल थोड़ा सा मिलती जुलती है, लेकिन ट्रांजैक्शन नंबर 4 में हमने परचेजेस की थी कैश पे। अब हम देखते हैं कि अगर हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या आएगा। ही परचेज गुड्स, शूज परचेज किए फॉर 30,000 रुपीज बट ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 इफेक्ट हैं वो ये तो हो गए। एक चीज तो हमें समझ आ गई कि इसमें आपकी जो इन्वेंट्री है, वो इंक्रीज होगी 30,000 से, लेकिन चूंकि आपने इसके लिए कैश पे नहीं किया तो फिर सेकंड इफेक्ट क्या आएगा इसके ऊपर? अकाउंट पेबल, लाइबिलिटीज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो अकाउंट्स पेबल होंगे ना आपके, अकाउंट्स पेबल का दूसरा नाम भी है कोई? लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स, एग्जैक्ट, क्रेडिटर्स कहते हैं हम इसको, ठीक है। जो अकाउंट्स पेबल होते हैं ना उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। तो अकाउंट्स पेबल कहीं लिखा हो या क्रेडिटर लिखा हो, एक ही मतलब है। एक तो आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, दूसरी अकाउंट्स पेबल भी इंक्रीज हुई, यानी आपके जो देने वाले पैसे हैं वो इंक्रीज हो गए। तो इसका इंपैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, जहां पे एरो का निशान है वहां पे देखें लायबिलिटीज के नीचे, एक तो इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हुई है 30,000 से, और दूसरे जो आपके अकाउंट्स पेबल हैं या क्रेडिटर्स हैं वो आपके इंक्रीज होंगे 30,000 से, ठीक है। एंड दैट्स इट। आगे इनके बैलेंसेस कर लेते हैं। इन्वेंट्री का बैलेंस पहले था 90,000 थी, 30,000 की ऐड होगी, 1,20,000 होगी, अकाउंट्स पेबल आपके 30,000 के होंगे, और जो बाकी जो बैलेंसेस हैं वो सेम रहेंगे, यानी कैश में कोई चेंज नहीं आया, बिल्डिंग में भी, फर्नीचर में भी एंड कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं आया ट्रांजैक्शन की वजह से। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन नंबर 7। ये शाबाश, आप खुद करेंगे इसको। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 फॉर 70,000 ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। उसने जो गुड्स जो आपने खरीदे थे ना उसमें से 50,000 के निकाले और उनको बेच दिया, और 70,000 के उसने बेचा, ठीक है। लेकिन फर्क ये है कि उसने 70,000 के जो गुड्स बेचे हैं उसके अगेंस्ट उसने कोई कैश रिसीव नहीं किया। उसने सेल तो की है 70,000 की, ठीक है, 70,000 की सेल्स की है उसने, जिसकी जो कॉस्ट थी वो थी 50,000, ठीक है। अगेन इसको प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000 का इसको प्रॉफिट हुआ। दिस वाज द प्रॉफिट, क्योंकि ये पॉजिटिव फिगर है तो ये प्रॉफिट हुआ। अच्छा, ये जो कॉस्ट हुई ना 50,000 की, इसमें तो हमें पता चल गया कि ये आपकी जो इन्वेंट्री है वो डिक्रीज होने जा रही है 50,000 से, क्योंकि आपने इसको बेच दिया। सेकंड जो प्रॉफिट है वो भी हमें समझ आ गई कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है आपका, तो जो 20,000 की अमाउंट है वो कैपिटल को इंक्रीज कर देगी। लेकिन जो सेल्स है 70,000 की, पहले तो हमने कैश में की तो कैश आपका इंक्रीज हो गया, लेकिन अब मुझे को सोच बताए कि
नहीं, लाइबिलिटीज नहीं है, लाइबिलिटीज आपके देने वाले पैसे होते हैं, ये वाजिबात आपके पैसे होती लेने ये हैं। डिपेटर्स डेटर्स, एग्जैक्टली, डेटर्स इसको बोलते हैं, DEBTOR, हाँ डेटर्स। डेप्टर्स ठीक है, इनको हम डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स वो कस्टमर्स होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं, ठीक है। या इसका दूसरा नाम होता है अकाउंट रिसीवेबल रिसीवेबल्स, ठीक है। रिसीवेबल वो पैसे जो आपने लेने हैं कस्टमर से, पेबल्स वो पैसे जो आपने अदा करने हैं सप्लायर्स को, ठीक है। नाउ तो आपके जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं वो इंक्रीज होंगे, इन्वेंट्री डिक्रीज होगी, और जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगा। अब इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं। नंबर 1 कि आपकी जो इन्वेंट्री है 50,000 से वो डिक्रीज हुई, पहले 1,20,000 की थी, अब 50,000 के आपने गुड्स बेच दिए। नंबर 2, ये जो अकाउंट रिसीवेबल है ये आपका अब यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल यानी आपने पैसे लेने कितने हैं, 70,000, ये इंक्रीज हो गया ना, यानी ये बता रहा है आपको कि 70,000 आपने किसी से पैसे लेने हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल में आ गया। बाकी जो डिफरेंस है 20,000 का वो आपका कैपिटल में ऐड हो गया, ठीक है। नाउ यू हैव द बैलेंसेस कि इन्वेंट्री का बैलेंस है 70,000, 50,000 माइनस करने के बाद अकाउंट रिसीवेबल का 70,000, और जो कैपिटल का बैलेंस है वो कितना हुआ, 5,40,000। बाकी जो बैलेंसेस है दैट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेंगे। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? स्पेशली 4 से लेकर 7 तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन नंबर 8, क्रेडिटर्स। अब वो जिसने कहा था ना अकाउंट्स पेबल को हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं, उनकी बात आ गई। जो क्रेडिटर्स है ना वर पेड ₹30,000, जो क्रेडिटर्स यानी जिनको आपको पैसे जिनके अदा करने थे उनको आपने 30,000 अदा कर दिया, ठीक है। तो अब बताएं कौन कौन से दो अकाउंट्स ट्रांजैक्शन नंबर 8 की वजह से इफेक्ट होंगे? लाइबिलिटीज और एग्जैक्टली, लाइबिलिटीज आपकी 30,000 से डिक्रीज होगी, यानी आपने पे कर दिया, और क्योंकि आपने कैश पे किया है तो कैश भी आपका 30,000 से डिक्रीज हो गया, ठीक है। क्लियर? ऑल क्लियर? जी सर। सबको क्लियर है? ओके, नाउ यू हैव बैलेंसेस। कैश का बैलेंस है 1,70,000 और अकाउंट्स पेबल का बैलेंस 0 हो गया, ठीक है। अब आपने ये बता रहा है कि अब आपने किसी को पैसे अदा नहीं कर रहे, बाकी बैलेंसेस विल रिमेन सेम, वो वैसे के वैसे लिखे जाएंगे, ठीक है। नाउ वी हैव ट्रांजैक्शन नंबर 9, कैश रिसीव्ड, सॉरी यहाँ पे फ्रॉम लिखना था डेटर्स, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ₹40,000, ठीक है। आपने कैश रिसीव किया डेटर से, और 40,000 जिनसे आपने पैसे लेने थे ना, 70,000 आप याद करें कि आपने लेने थे, उसने आपको 40,000 पे कर दिया। अब इसके इफेक्ट क्या आएंगे? कैश दो इफेक्ट्स। कैश तो एग्जैक्टली कैश इंक्रीज तो होगा, एक आपके बिजनेस में आएगा, कैश इंक्रीज होगा। नंबर 2, ओनर्स इक्विटी, नो कैपिटल, नो, डेटर से पैसे लिए आपने, अकाउंट रिसीवेबल आपने में जी एग्जैक्टली, जो अकाउंट रिसीवेबल थे ना आपके, जो 70,000 थे, उसने जिससे आपने 70,000 पे लेने थे, उसने आपको दे दिए, वो डिक्रीज हो गए हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि उसने जब आपको पैसे दिए तो अकाउंट रिसीवेबल आपकी डिक्रीज हुए 40,000 से। अब देखते हैं यहाँ पे पहली चीज कि 70,000 थी ना फिगर, पहले आपने 70,000 लेने थे, अब वो आपको पैसे देने के लिए आया है। तो जब वो आपको पैसे देने के लिए आया है ना, तो 40,000 उसके देने वाले कम रह गए। अब आपने जो उससे पैसे लेने हैं वो 30,000 लेने, क्योंकि 40,000 तो वो दे चुका है, ठीक है। और तो कैश आपका 40,000 यहाँ पे ऐड हुआ। नाउ कैश का बैलेंस 2,10,000 और अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस यहाँ पे देखें तो 30,000। इसका मतलब है कि उस शख्स से आपने 70,000 लेने थे, 40 उसने दे दिए, अब 30,000 और हैं जो लेने वाले हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स जो हैं वो आपके डिक्रीज हो गए ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन। बाकी all the balances will remain same. So this was also an important transaction in terms of कि आपने अकाउंट रिसीवेबल की पहले ट्रांजैक्शंस नहीं देखी थी, अब आप देख रहे हैं। सो इस ट्रांजैक्शन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। Okay, next is transaction number 10. Goods costing ₹25,000 were lost by fire. गुड्स जो आपके थे ना इन्वेंट्री में 25,000 की, उसको आग लग गई, ठीक है। तो इसका पहला इंपैक्ट तो हमें समझ आती है
कि इन्वेंट्री जो है वो आपकी डिक्रीज होगी 25,000 से, ठीक है। जो आपके गुड्स थे इन्वेंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज होगी 25,000 से। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, क्योंकि इसमें ना तो आपका कैश एक्सपेंस, एग्जैक्टली, हु सेड इट, हु सेड इट, सर बख्तावर। बतावर। लॉसेस जितने भी होते हैं ना, जो भी आपके लॉसेस होते हैं, जो भी नुकसान होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके एक्सपेंस को, ठीक है। तो एक्सपेंस को की ट्रीटमेंट क्या होती है, एक्सपेंस को हम कहां से माइनस करते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर, रेवेन्यू, ऑनर्स इक्विटी से, ऑनर्स इक्विटी से। तो जो कैपिटल है आपका वो डिक्रीज होगा सेम अमाउंट से। अब इसको देखते हैं, पहला इंपैक्ट कि जो आपकी इन्वेंट्री है 25,000 से वो डिक्रीज हुई। दूसरा इंपैक्ट, जो कैपिटल है ना आपका 25,000 से वो डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू सारे आपके कैपिटल में ऐड होते हैं या माइनस, जो लॉसेस हैं आपके वो कैपिटल से माइनस होंगे, जो प्रॉफिट है ना वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि इनके जो बैलेंसेस हैं वो लिखे जाएंगे कि जो बैलेंस है आपका वो 2,10,000। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी डिफरेंस होता है सर्विसेज कंसर्न में और इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। वहां पे हम क्या करते थे कि वहां पे हम रेवेन्यू का अलग से यहाँ पे एक बनाकर और उसके नीचे लिखते थे, और एक्सपेंसेस का अलग से बनाकर सर्विसेज कंसर्न में लिखते थे। लेकिन यहाँ पे ना हमने एक सिंगल कॉलम में कैपिटल के अंडर ही इसकी वर्किंग कर लेनी होती है, ठीक है। तो इसके जो बैलेंसेस है, नाउ वी हैव दीज बैलेंसेस which is 5,15,000 कैपिटल का हो गया, बाकी सारे बैलेंसेस आपके सामने। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन नंबर 11, he borrowed money from bank ₹50,000 and signed a notes for this। ये हिंट दे रहा हूं आपको कि ये रिटर्न प्रॉमिस की है। इसकी मुझे बताएं कि क्या दो इम्पैक्ट क्या आएंगे इसके। पहला इम्पैक्ट क्या आएगा, लायबिलिटी, पहली कि लोन जो लिया है ना आपने वो आपकी लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर टू कैश भी डेबिट होगा, एग्जैक्टली, डेबिट नहीं, कैश इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज ही होगा मतलब सर, वो बढ़ जाएगा। हाँ जी, कैश भी इंक्रीज हुआ और आपकी जो जिम्मेदारी है वो भी इंक्रीज हुई। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है, लायबिलिटीज हैं, ये किस फॉर्म में आती है? क्या हम इसको अकाउंट्स पेबल कहेंगे? नोट्स पेबल, एग्जैक्टली, पेबल, शाबाश। नो, दिस इज नोट्स पेबल। जिसने भी कहा है नोट्स पेबल, वेरी गुड, नोट्स पेबल ही होंगे, क्योंकि जब हम किसी के साथ रिटर्न प्रॉमिस करते हैं ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम किसी के साथ रिटर्न प्रॉमिस करते हैं ना तो वो अकाउंट्स पेबल नहीं रहते, वो नोट्स पेबल बन जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे देखें जो नोट्स पेबल है, ये नोट्स पेबल इंक्रीज हुए 50,000 से, और जो आपने लोन लिया कि कैश आपके पास आ गया 50,000 का, वो वहां पे कैश आपका यहाँ पे लिखा गया। तो बाकी जो बैलेंसेस हैं, कैश के अंदर 50,000 ऐड किए तो हमारे पास 2,60,000 कैश का, और इसके अलावा नोट्स पेबल जो है वो आपके यहाँ पे 50,000 ऐड हो गए, बाकी सारे बैलेंसेस आपके सेम रहेंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 ट्रांजैक्शंस, और वो भी यूनिक है इन अ सेंस कि दिस ट्रांजैक्शन नंबर 12 इज ही विथड्रू कैश फॉर ₹20,000 टू पे फॉर हिज चाइल्ड एजुकेशन फी। इसका हिंट ये है कि वो अपना जाती एक्सपेंस पे कर रहा है। तो कौन कौन से 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे? सर कैपिटल, कैश, सर कैश और एक्सपेंसेस। एक तो उसने कैश जो है वो निकाल लिया तो कैश डिक्रीज हुआ। सेकंड किसने कहा, कैपिटल किसने बोला? सर मैंने बताया एग्जैक्टली, कैपिटल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था, किसी ने एक्सपेंस बोला यहाँ पे, किसने बोला एक्सपेंस? सर मैंने अच्छा, ये ना बेसिकली एक्सपेंस नहीं होते। जो ऑनर ऑफ द बिजनेस अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकाल रहा होता है ना पैसे, उसको हम एक्सपेंस नहीं कहते, उनको हम कहते हैं ड्राइंग्स। दीज आर कॉल्ड ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या होते हैं? कोई भी चीज बिजनेस से या गुड्स निकाल लें या आप कैश विड्रॉ करवा लें, लेकिन अब अपने जाती इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं ना, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हिंट मैंने दिया था, पर्सनल एक्सपेंस है उसका जाती एक्सपेंस है कि वो ड्राइंग्स हैं। तो ड्राइंग्स जब इंक्रीज होती है ना, जिसने क्या एक्सपेंसेस का मैंने बताया था कि जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं ना,
उसका इम्पैक्ट कैपिटल के ऊपर क्या आता है कि कैपिटल डिक्रीज होता है, ठीक है। आप पैसे निकाल लेना वहां से तो कैपिटल आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। नाउ वी विल सी कि यहाँ पे जो ड्राइंग्स हैं वो 20,000 से आप कैपिटल से माइनस करें और जो कैश है वो 20,000 आपका कैश से माइनस होगा, तो इनके जो बैलेंसेस हैं वो होंगे 2,40,000 इसका और कैश का, और 4,95,000 जो है वो कैपिटल का होगा। The rest of the balances will remain same. Now, last transaction is that purchase goods rupees 8,000 subject to the trade discount of 10%. मुझे बताएं कि उसने गुड्स परचेज किए हैं। एक चीज तो हमें समझ आती है कि उसकी जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, इन्वेंट्री इंक्रीज होगी, लेकिन वो कितनी वैल्यू से इंक्रीज होगी? जब वो परचेज करने गया है उस वक्त उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया है 10%, ठीक है, उसको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। 8,000 की खरीदने गया था, दुकानदार ने उसको 10% डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे इसकी देखें किसकी जो कॉस्ट थी ना वो थी 8,000 लेस इसमें से डिस्काउंट किया हमने 800 इक्वल्स टू 7,200 की वो अमाउंट थी जो उसने एक्चुअल में पे की, और 7,200 के गुड्स थे जो इसको कॉस्ट कर रहे थे। एक और डिस्काउंट यूज होता है जिसको हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, वो डिस्काउंट डिफरेंट है, वो जब हम जनरल एंट्री करेंगे ना तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा वो क्या होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट याद रखें कि जिस वक्त आप खरीदने जाते हैं कोई चीज, उस वक्त दुकानदार आपको जो डिस्काउंट ऑटोमेटिकली दे देता है ना, आपसे बार्गेन किए बगैर, आपसे बहस किए बगैर, क्योंकि वो आपका डिस्काउंट बनता है, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तब होता है जब एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से खरीद रहा होता है। ये कस्टमर और दुकानदार की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये दुकानदार की दूसरे दुकानदार के साथ ट्रांजैक्शन है। फर्ज करें कि आपके मोहल्ले में एक जनरल स्टोर है और वो जनरल स्टोर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से जो है वो इन्वेंट्री लेता है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर जनरल स्टोर को डिस्काउंट देगा ना उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। और वो डिस्काउंट जो दुकानदार कस्टमर को देता है वो आपका जो डिस्काउंट है वो डिफरेंट डिस्काउंट होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम दुकानदार के साथ जो डिस्काउंट है उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज द ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को याद रखें कि कभी भी किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर मेंशन नहीं करते कि हमने इतना डिस्काउंट लिया है, सिर्फ आप कैलकुलेशन करते हैं और बता देते हैं कि आपने इतने पैसे दिए हैं आपने और इतने का माल लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन्वेंट्री आपकी 7,200 से इंक्रीज होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कैश पे किया है वो पे 7,200 का, ठीक है। तो जो बैलेंसेस हैं वो हो गया आपके कैश का बैलेंस 2,32,800 और जो आपका इन्वेंट्री का बैलेंस है वो 52,500, बाकी जो बैलेंसेस दैट विल रिमेन सेम। So do you have any confusion in this transaction particularly? अब हम इसको wind up No, sir. नो सर। नो किसी को सर। कोई प्रॉब्लम? ओके, अब मैं जो लास्ट जो बैलेंसेस है ना, यानी ट्रांजैक्शन नंबर 13 के जो बैलेंसेस है वो नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 13 के बाद जो बैलेंस रह गया ना, जो एंड पे बैलेंस आपके रह गए वो मैंने लिखे हैं। आप सब अपने कैलकुलेटर निकालें और कैलकुलेटर निकालने के बाद मुझे बताएं कि एसेट्स का टोटल कितना है, टोटल एसेट्स कितने हैं। The amount of total assets 545,000. 5,45,000 exactly। और liabilities और owners equity का टोटल कितना है, दोनों को मिलाकर कितना टोटल है? टोटल liabilities प्लस owners equity को अगर आप प्लस करें तो इसका टोटल क्या आएगा इन दोनों को? इतना ही है सर जी। एग्जैक्टली दैट इज 5,45,000। तो इसका मतलब है कि सर आपकी सेम ही है, दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं। इट मींस कि योर क्वेश्चन इज करेक्ट, ठीक है। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अभी अभी यानी पिछले साल आपके एग्जाम में आया है, ठीक है, बीबीए के पेपर में आया ये। तो ये सामने जो ट्रांजैक्शन आपको लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है।
और इन 9 ट्रांजैक्शंस का आपने सॉल्यूशन बनाकर मुझे सेंड करना है। सर अभी से कब व्हाट्सएप तक? कर दो, व्हाट्सएप कर दें आप 1-2 दिन तक, आप आराम से कर लें, फ्राइडे तक आप मुझे सेंड यस कर दें, सर। ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कर लें, ठीक है? आप ग्रुप में Yes, कर लें sir. बेशक, क्योंकि ये डिस्कशन क्वेश्चन है ना, तो जो गर्ल्स हैं वो ग्रुप में कर लें, बॉयज का तो मैंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, लेकिन आप जो है ना वो मुझे ग्रुप में इसके जो सोल्यूशन है वो शेयर कर दें, वहीं पे इसकी डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है? ओके सर। आप करके इसको ग्रुप में सेंड कर दें, ठीक है? तो कल परसों तक आप कर दीजिएगा, फिर हम जी इसको सर। वहां पे जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे हमने आज किया, जी ये इसी मेथड से होगा ना जैसे हमने आज किया। इसी मेथड से, एग्जैक्टली इसी मेथड से, जिस मेथड से आज आपने किया ना, इसी मेथड से होगा। मैम ओके सर ये सेम मेथड रहेगा सब क्वेश्चंस के लिए, सब ट्रांजैक्शंस के लिए? सेम मेथड रहेगा। अगर तो जी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस है ना, तो सेम मेथड रहेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग है? आपको ऐसे पता चलेगा कि इन ट्रांजैक्शन के अंदर ना गुड्स का जिक्र हुआ होगा, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स। आप जब गुड्स का लफ्ज Okay. यूज हुआ होगा ना आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस है। तो Yes, इसको sir. आपने इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आज आपको करवाया है, ठीक है? सर असाइनमेंट अगर चेक हो गई? नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ स्टूडेंट्स की रहती हैं, वो लेट उन्होंने सबमिट करवानी है, उसकी लेट किट चार्ज उनके जो है ना वो नंबर कटेंगे, उसके बाद फिर चेक करके मैं भेजूंगा, ठीक है? कल चेक कर दूंगा। ओके सर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैं इसकी जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर दूंगा। तो सर अपने YouTube ओके चैनल सर। पे जी YouTube पे, और मैं